नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी एचपीएस एजुटेक यूट्यूब चैनल पर दोस्तों जोधपुर राजस्थान से आपके सामने आज साइंस की दूसरी क्लास लेकर महत्वपूर्ण शब्दावली के रूप में इस प्लेटफॉर्म पर हाजिर हो रहा हूं। साथियों, अगर आपको हमारी दी हुई क्लासें पसंद आ रही हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक एंड शेयर करने में दोस्तों कंजूसी कैसी है। चलिए आइएगा, हम बात कर रहे हैं दोस्तों साइंस की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने दोस्तों पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं, तत्व और दोस्तों यौगिक वे उनके बारे में बातचीत की थी। पदार्थ की अवस्थाएं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में बातचीत की थी। आज हमारी दूसरी क्लास, आप निश्चित रहिए साथियों, किसी भी एग्जामिनेशन में आने वाली जनरल साइंस को हम आपके सामने इस प्रकार पेश कर देंगे कि आपको जनरल साइंस से डर नहीं लगेगा। बस ऐसा है साथियों, थोड़ी देर तक आपको समय वेस्ट करके पढ़ना जरूर पड़ेगा, पढ़े बगैर तो कुछ होता नहीं है साथियों। किसी भी सफलता को हासिल करने के लिए, मंजिल को हासिल करने के लिए बहुत ही लंबे संघर्ष से गुजरना पड़ता है। बैठे बैठा ही तो सफलता हासिल नहीं होती। कम टू द पॉइंट, महत्वपूर्ण शब्दावली के रूप में दोस्तों आज हमारी दूसरी साइंस की क्लास हम है। पहले बात करेंगे दोस्तों पीएच स्केल। इसके बारे में काफी बार सवाल आपके सामने आ रहा है, पीएच स्केल क्या होती है। दोस्तों ध्यान से सुनना है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जामिनर की पकड़ कहां पर ज्यादा हो रही है वहीं पर अपन प्रहार करेंगे, वहीं पर चोट करेंगे ताकि आपको डिफिकल्ट नहीं हो। पीएच स्केल के बारे में दोस्तों सबसे पहली बात, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। किसने की थी? सोरेनसन ने। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की। बात करें इसकी फुल फॉर्म की, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं साथियों इसको, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं इसको साथियों, पावर ऑफ हाइड्रोजन। आप सोच रहे होंगे साथियों पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री हर क्लास लेकर हमारे ये सर जो है अवेलेबल हो जाते हैं। दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ा होना कोई ऐसे ही नहीं है, कुछ लंबे संघर्ष का रिजल्ट आपके सामने मिल रहा है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं साथियों, इसी को अपन पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। पावर ऑफ हाइड्रोजन भी इसी को कहते हैं, ध्यान रखना। क्या होती है दोस्तों ये पीएच स्केल? सामान्य रूप में दोस्तों पीएच स्केल वो माप है जो पदार्थों के बाहरी गुण को बताता है। बाहरी गुण में दोस्तों दो मुख्य गुण बताएगा, अम्लता व क्षारीयता। अम्लता व क्षारीयता, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पीएच स्केल जो है अम्लीयता व क्षारीयता के बारे में गुण बताता है। अगर आपको कोई परिभाषा पूछे कि व्हाट इज दिस पीएच स्केल, तो ध्यान रखिएगा साथियों, पीएच स्केल जो है किसी भी विलियन में, किसमें? विलियन में। अभी मैं बात करूंगा विलियन क्या होता है साथियों। किसी भी विलियन में, देखिए किसी भी विलियन में हाइड्रोजन के आयन के सांद्रणों के दोस्तों, हाइड्रोजन के आयन के सांद्रण के दोस्तों ऋणात्मक लघु गुणक के बराबर जो होता है वो पीएच होता है। यानी आपको पूछ लिया जाए कि पीएच का मान क्या होता है, तो दोस्तों किसी भी विलियन में हाइड्रोजन के आयन के जितने सांद्रण हैं उसके ऋणात्मक के लघु गुणक के बराबर होगा। लेकिन आपको इतना डिफिकल्टली में नहीं जाना है। सामान्य रूप में पीएच स्केल पदार्थों के जो विलियन पदार्थ है, यानी दो मिले हुए पदार्थ है, उसमें अम्लीयता व क्षारीयता के गुणों के बारे में बताता है। ठीक है, पीएच स्केल जो होती है दोस्तों 0 से लेकर 14 तक की एक स्केल होती है, माप होता है दोस्तों। सामान्य रूप में बात करें तो 0 से लेकर 14 तक की एक स्केल होती है, जो 0 से शुरुआत होती है 14 पर खत्म होती है। मध्य में दोस्तों 7 होता है। 7 का मान उदासीन होता है, यानी दोस्तों किसी भी वस्तु का या पदार्थ का अगर पीएच मान 7 है तो वो उदासीन होगा। 7 से दोस्तों कम जो होगा वो दोस्तों अम्लीयता को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? अम्लीयता को दर्शाएगा। ध्यान रखिएगा, 7 से कम पीएच मान जो होगा वो अम्लीयता को दर्शाएगा, ज्यादा जो होगा दोस्तों वो क्षारीयता को दर्शाएगा। इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों आप ऐसा नहीं समझे कि 6 है तो पीएच मान 6 का ज्यादा होगा, नहीं। पीएच मान दोस्तों इसके घटते क्रम के अनुसार है, यानी सबसे ज्यादा पीएच मान किसका होगा? 1 का होगा। जितनी कम दोस्तों पीएच स्केल का मान होगा उतनी ही अम्लीयता ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा पीएच का मान होगा उतनी ही क्षारीयता ज्यादा होगी। यानी मैं आपके सामने कोई बात करूं कि
उस वस्तु का पीएच मान 4 है तो आप समझिएगा कि वो वस्तु क्या है, अम्लीयता के गुण को दर्शाती है। जैसे मैं बात करूं आपके सामने कि उस वस्तु का या किसी लिक्विड का पीएच मान 8 है तो आप समझिएगा वो वस्तु क्षारीय है। इसी प्रकार जब दोस्तों हम बात करेंगे अम्लीयता व क्षारीयता के एक एक गुण के बारे में, जब दोस्तों हम मिट्टी पढ़ते हैं तो अपन कहते हैं मिट्टी जो है मृदा, सॉइल जिसे कहते हैं मृदा, अम्लीय है या लवणीय है। अम्लीय है इसका मतलब उसका पीएच मान 7 से कम है, और लवणीय का ही दोस्तों क्षारीय कहते हैं, लवणीयता को ही क्षारीयता कहते हैं। ध्यान रखना, क्षारीयता व लवणीयता एक ही चीज होती है। जो लवणीय है या क्षारीय है इसका मतलब उसका पीएच मान 7 से ज्यादा है। हर वस्तु का पीएच मान होता है दोस्तों पदार्थ की किसी भी अवस्था में। ध्यान रखिएगा, अगर मान लो मैं लगे हाथों आपको सवाल बता देता हूं, मिट्टी में अम्लीयता की मात्रा ज्यादा हो, अम्लीयता की मात्रा ज्यादा हो तो रॉक फास्फेट डाली जाती है। क्या डाली जाती है? रॉक फास्फेट डाली जाती है। और अगर मान लो क्षारीयता या लवणीयता की समस्या ज्यादा हो तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का प्रयोग दोस्तों आपको एक एक शब्द में हर एक जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। जिप्सम जो है दोस्तों हमारे, इसी जिप्सम का दूसरा नाम है दोस्तों हरसोट। क्या नाम है? हरसोट भी जिप्सम को ही कहते हैं। खड़िया मिट्टी के समान होती है दोस्तों जिप्सम। क्षारीयता की समस्या को दूर करने के लिए डाला जाता है। राजस्थान के बीकानेर जिला और नागौर जिले में भरपूर मात्रा में जिप्सम के भंडार है दोस्तों। राजस्थान में इसका एकाधिकार है साथियों। ध्यान रखिएगा, बीकानेर जिले की जामसर खान, बीकानेर जिले की जामसर खान और नागौर जिले की गोठ मांगलोद खान, दद्दीमती माता का मंदिर है दोस्तों गोट मांगलोद में। इस गोट मांगलोद खान जो है दोस्तों, यह ध्यान रखना, जिप्सम के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। वापस अपन साइंस में आ जाते हैं साथियों, देखिएगा। अब अपन ने बात की थी पीएच की। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे दूध का पीएच मान कितना होता है, ऐसा सवाल पूछ देता है। दूध का पीएच मान होता है 6.4। इसका मतलब दूध क्या है? अम्लीय है। दूध क्या है? अम्लीय होता है। हम आगे बात करेंगे अभी दूसरी शब्दावली में कि अम्लीयता का गुण क्या है, क्षारीयता क्या है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। सवाल कभी पूछ लेता है, मानव का चाहे रक्त हो, चाहे मानव का मूत्र हो, चाहे मानव की लार हो, सभी दोस्तों क्षारीय होती है। इसका मतलब यह हुआ कि दोस्तों इनका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। दोस्तों मानव का मूत्र और रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 के लगभग होता है। लार का मान दोस्तों 7 से 7.5 के बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा, हर किसी वस्तु का पीएच मान होता है दोस्तों, लेकिन इंपॉर्टेंट है, दूध अम्लीय होता है, रक्त है, मूत्र है, लार है, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। चलिए, यह हुई हमारी पीएच स्केल। अब दोस्तों इसमें एक आया था कि किसी भी विलयन में, अभी अपन बात करेंगे आगे कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। इसमें आया दोस्तों विलयन, कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन के आयनों की सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक के बराबर होता है पीएच का मान। तो विलयन क्या चीज है, चलिए अपन बात कर लेते हैं। विलयन क्या चीज होती है? विलयन साथियों देखिए, विलयन की बात करते ही आप सामान्य रूप में ऐसा समझिए, कोई भी दो पदार्थों का, चाहे भले ही वो सॉलिड हो सकते हैं यानी ठोस हो सकते हैं, चाहे भले वो तरल हो सकते हैं, उनमें आपस में मिलावट होना, वो है विलयन। लेकिन अब साइंस की भाषा में बातचीत करें तो दो पदार्थों का समांगी मिश्रण, मैंने उस दिन आपको मिश्रण पढ़ाया था तो मैंने बताया कि मिश्रण भी दो प्रकार होता है, समांगी और विसमांगी। तो विलयन क्या है? किन्हीं भी दो पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, जिसमें एक पदार्थ की मात्रा ज्यादा मिली हुई होती है, दूसरे पदार्थ की मात्रा कम मिली हुई होती है। जो ज्यादा मिलाया हुआ होता है दोस्तों उसको कहते हैं अपन विलायक। क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। और जो कम मिलाया हुआ होता है उसे अपन विलेय कहते हैं साथियों, विलेय कहते हैं। चलिए, यह तो हुआ विलयन। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं साथियों। कौन कौन से विलयन? सत्य विलयन, कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबित विलयन। कौन से विलयन? निलंबित विलयन। सत्य विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबित विलयन। दोस्तों सामान्य रूप में अपन किसी
मान लो पानी, एक उदाहरण दे रहा हूं, पानी में कोई अपन दूसरा पदार्थ मिला रहे हैं तो उसे अपन विलयन ही कहेंगे, लेकिन इसमें जो हमने पदार्थ मिलाया वो कितना बड़ा है, उसके कणों का आकार कितना बड़ा है, उसी आकार के आधार पर अपन इस विलयनों के प्रकार को पढ़ेंगे। सामान्य रूप में आपको समझना है सत्य विलयन क्या होता है, कोलाइडी विलयन क्या होता है, निलंबित विलयन क्या होता है। देखिए दोस्तों, मैं बात करूं आपके सामने, अगर मान लो किसी भी विलयन पदार्थ में जो मिलाए हुए पदार्थ है उन पदार्थ के कणों का आकार 1 एंगस्ट्रॉम से कम हो, 1 एंगस्ट्रॉम से कम हो साथियों, 1 एंगस्ट्रॉम से कम हो, तो उसे अपन कहेंगे सत्य विलयन। रिपीट कर रहा हूं, विलयन के प्रकार किस आधार पर है, उसमें मिलाने वाले कणों की प्रकृति के आधार पर। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि एक पानी है, पानी में मैंने दोस्तों कुछ मिलाया तो वो कितने बड़े हैं कण के आकार, उसके आधार पर अपन विलयनों के प्रकार माना जाएगा। साइंस की भाषा में बात करूं तो किसी भी विलयन पदार्थ, विलयन में जो मिलाए जाने वाले जो पदार्थ है यानी विलेय जो है वो दोस्तों कितने आकार के हैं, उसकी आकार कितना बड़ा है उसके आधार पर है। तो अगर मान लो जिस विलयन में जो मिलाए हुए पदार्थ है उनके कणों का आकार 1 एंगस्ट्रॉम से कम हो, एंगस्ट्रॉम का चिन्ह ऐसा होता है दोस्तों, 1 के ऊपर गोल बिंदी ध्यान रखिएगा, तो 1 एंगस्ट्रॉम से कम हो उसे कहेंगे अपन सत्य विलयन। जैसे दोस्तों मैं आपके सामने उदाहरण रखूं, अगर मान लो पानी में अपन नमक मिला दिया जाए, शक्कर मिला दी जाए, सोडा मिला दिया जाए, तो वो कौन सा विलयन होगा, वो सत्य विलयन होगा। यानी शक्कर है, नमक है, सोडा है, इनके कणों का आकार 1 एंगस्ट्रॉम से कम माना जाता है। अब दोस्तों क्या पानी में नमक मिलाया, शक्कर मिलाई, उसको वापस प्राप्त कर सकते हैं? जी हाँ, उसको वापस प्राप्त भी कर सकते हैं दोस्तों, बॉइलिंग करके। अगर अपन पानी को उबाला जाए तो यह अवाष्पशील दोस्तों होते हैं, पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाएगा, इनकी परत नीचे जम जाएगी साथियों, इसलिए ध्यान रखना यह सत्य विलयन में आते हैं। नंबर 2 पर अपन मैं बात करूं दूसरा विलयन, दूसरे विलयन में दोस्तों क्या होता है, ऐसे विलयन जिसमें विलेय का मतलब है दोस्तों विलायक तो बड़ा होता ही है, उसमें अपन मिलाते हैं दूसरे कण, वो विलेय है। तो ध्यान रखना ऐसे विलेय जिसके कणों का आकार 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉम तक हो तो उसे कोलाइडी विलयन की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों इन कोलाइडी विलयनों का प्रयोग अपन दवाओं में ज्यादा करते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण है जो एग्जामिनर की पसंद बनता है, वो हम आगे बात करेंगे साथियों। ध्यान रखना कोलाइडी विलयन के कणों का आकार 1 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम होता है, इनका प्रयोग अपन दवाइयों में कर सकते हैं, दवाइयों में मुख्य रूप से ज्यादा होता है दोस्तों। जैसे मैं अगर बात करूं, अगर मान लो पानी के साथ में दोस्तों CO2 गैस मिला दी जाए तो सोडा वाटर बन जाता है, सोडा वाटर बन जाता है, आपने सुना होगा, यह एक कोलाइडी विलयन का ही उदाहरण है। ऐसे कई उदाहरण है दोस्तों, जैसे मान लो मैं बात करूं ठोस के साथ में ठोस पाउडर है, उसको अपन द्रव मिला दिया जाए उसमें तो दोस्तों लगाने वाली जेल बन जाती है, यह भी कोलाइडी विलयन के ही उदाहरण है। ऐसे कई उदाहरण है दोस्तों जो कोलाइडी विलयन में आते हैं। ध्यान रखिएगा 1 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम तक कणों का आकार कोलाइडी विलयन में होता है। दोस्तों तीसरी बात है निलंबित विलयन। निलंबित विलयन क्या होता है, ऐसे विलयन जिसमें मिलाए जाने वाले जो विलेय है उसको अपन नंगी आंखों से देख सकते हैं, हमारे सामने हम देख सकते हैं दोस्तों, शक्कर पानी में घुल गई अपन देख नहीं सकते, लेकिन इसमें जो निलंबित विलयन में जो विलेय होगा दोस्तों उसको अपन नंगी आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि उनके कणों का जो आकार है वो 1000 एंगस्ट्रॉम से बड़ा होता है। उदाहरण के लिए दोस्तों पानी में अगर रेत मिला दी जाए, पानी में अगर रेत मिला दी जाए तो वो निलंबित विलयन का उदाहरण माना जाएगा। समझ में आ गई होगी दोस्तों आपको बात, निलंबित विलयन। चलिए यह तो हुए दोस्तों विलयन के प्रकार। अब दोस्तों यहां से भी आगे बढ़कर एक एग्जामिनर का फेवरेट सवाल बनता है, ध्यान रखिएगा, बफर विलयन। वो क्या होता है, वो पीएच स्केल से संबंधित है दोस्तों। बफर विलयन क्या होता है ये सवाल दोस्तों, देखो
यह निलंबित, यह दोस्तों विलयन का प्रकार नहीं है। विलयन के 3 ही प्रकार है, सत्य विलयन, निलंबित विलयन और कोलाइडी विलयन। लेकिन यह बफर विलयन जो है यह दोस्तों विलयन का प्रकार नहीं है। तो क्या है, ऐसा विलयन यानी ऐसे मिलावट किए हुए पदार्थ जिसमें दोस्तों अगर मान लो थोड़ी सी मात्रा अम्लीयता या क्षारीयता की मिला दी जाए तो भी उस पर दोस्तों पीएच स्केल के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई दोस्तों? रिपीट करो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जामिनर का पसंद बनता है यहां पर कि अगर मान लो बफर विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें अपन थोड़ी मात्रा या अल्प मात्रा में अम्लीयता या क्षारीयता के गुणों को शामिल कर दिया जाए तो भी दोस्तों उसकी पीएच स्केल के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसे कहते हैं बफर विलयन। जैसे दोस्तों सबसे पसंदीदा उदाहरण है मानव का रक्त। मानव का रक्त, अपन दोस्तों कुछ भी खट्टी चीजें या कड़वी चीजें खाते हैं, ध्यान रखना कड़वी चीज क्षारीय होती है, खट्टी चीज अम्लीय होती है, कुछ भी खा लेते हैं फिर भी खून का दोस्तों रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 या 5 ही रहता है, ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान रखना बफर विलयन के 2-3 उदाहरण आप याद रखना। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है मानव का रक्त, मानव का रक्त। दूसरा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तीसरा दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसीटेट हो सकता है। मानव का रक्त, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसीटेट, इन दोनों 3 उदाहरणों का आप नाम ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करूं साथियों, तो यह तो हुआ विलयन। तीसरी शब्दावली अपन बात करेंगे अम्ल व सार। यह क्या होते हैं दोस्तों, अम्ल व सार। सार के साथ में ही समानार्थी शब्द है दोस्तों भस्म। भस्म अंग्रेजी में बेस कहते हैं सार को, इसे कहते हैं एसिड। ध्यान रखना भस्म का दूसरा नाम सारक होता है। इनमें थोड़ा सा फर्क है दोस्तों, है लगभग दोनों एक ही, लेकिन थोड़ा सा इसमें फर्क है। क्या फर्क है अभी बात करेंगे अपन। सबसे पहले तो अम्ल क्या होते हैं और सार क्या होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा, जितना कम होगा उतनी ही ज्यादा अम्लीयता होगी। सार का पीएच मान 7 से ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतनी क्षारीयता ज्यादा होगी। 7 का मान हमेशा उदासीन होता है। चलिए हम बात करें अम्ल और सार आखिर है क्या चीज। पहली बात तो दोस्तों दोनों ही एक यौगिक पदार्थ है, दोनों ही एक यौगिक पदार्थ है। क्या मतलब हुआ दोस्तों, यौगिक पदार्थ है इसका मतलब है तो शुद्ध लेकिन 2 तत्वों से मिलकर बनेंगे। समझ में आ गई होगी आपको बात। अब दोस्तों अम्ल की क्या विशेषता होती है देखिएगा। अम्ल जो होता है एक यौगिक पदार्थ है और ये हमेशा ही स्वाद में खट्टा होता है। जो विशेषताएं बोल रहा हूं दोस्तों रट लेना, यही से एग्जामिनर का सवाल है। सबसे पहले स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल। अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, इसीलिए दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि दूध का पीएच मान 6.4 है। इसका मतलब दूध अम्लीय है और दूध दोस्तों खट्टा होता है, काफी देर तक पड़ा रह जाएगा तो दूध जो है खट्टा हो जाएगा, आपको पता ही है। तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरी बात दोस्तों यह ध्यान रखना, नीले लिटमस पत्र को, साइंस की लेबोरेटरी में एक पत्र आता है दोस्तों जिसे नीला लिटमस पत्र कहते हैं, उस लिटमस पत्र पर अम्लीयता को दोस्तों गुण डाला जाए तो वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर दिया जाता, लाल कर देगा। यानी अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पत्र को, समझना दोस्तों, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तीसरा मिथाइल ऑरेंज पत्र को, मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज पत्र को भी लाल कर देते हैं। पहली विशेषता स्वाद में खट्टा, पीएच मान 7 से कम, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देंगे, मिथाइल ऑरेंज पत्र को भी लाल कर देंगे। चौथी बात दोस्तों क्षारीयता के साथ में घुल करके, सार के साथ में घुल करके अम्ल, सार के साथ में घुल करके लवण, सार के साथ में घुल करके लवण व जल का निर्माण करेगा, जल का निर्माण करेगा। हर शब्द नहीं लिखूंगा साथियों, ध्यान रखिएगा। अम्ल जो है सार के साथ में घुल करके, आपको आधी रात को उठाकर पूछ ले, याद होना चाहिए अम्ल क्या सार क्या।
वापस सुनिएगा, 5 विशेषता रट लीजिए। अम्ल जो होता है ये यौगिक पदार्थ है, स्वाद में हमेशा खट्टा होता है, क्योंकि दूध अम्ल है तो खट्टा होगा, इससे रट लो। नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा, मिथाइल ऑरेंज पत्र को भी लाल करेगा। ध्यान रखना दोस्तों, सार जो होता है, सार के साथ में मिलकर अम्ल जो है लवण व जल का निर्माण करेगा। पांचवा ऊपर लिख रहा हूं दोस्तों, यहां पर 5वीं विशेषता दोस्तों, धातु के साथ में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। कौन? यही अम्ल, एसिड धातु के साथ में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। दोस्तों अम्लीयता में अगर मान लो मिट्टी के अम्लीयता की बात करूं या लावे की बात करूं कि लावा अम्लीय है, तो वो अगर ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में बात करें तो उसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि मिट्टी में भी तो अम्लीयता के लक्षण होते हैं। लेकिन आप साइंस में ये बातें 5 जरूर याद रखिएगा। बस हम आगे बात करें सार। दोस्तों देखिएगा, सार को अंग्रेजी में कहते हैं बेस, सार को ही भस्म कहते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा फर्क है। भस्म का नाम होता है सारक। दोस्तों क्या होते हैं? जो सार जल में घुल जाते हैं, जल में घुलनशील है, वो तो सार है। लेकिन दोस्तों भस्म जो होते हैं, कुछ सार में घुल जाते हैं, कुछ नहीं घुलते हैं। तो सभी सार जो है भस्म हो सकते हैं, लेकिन सभी भस्म सार नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सभी भस्म जो है जल में घुलनशील नहीं होते, जबकि सार जो है सभी सार जो है जल में घुलनशील होते हैं। चलिए पहले अब सार की क्या विशेषता होती है? बेस कहते हैं दोस्तों इसको, BASE बेस। ध्यान रखना, अंग्रेजी वर्ड को भी ध्यान रखें आप। सार जो होता है साथियों, पहली विशेषता में बात करूं तो आपको मैंने पीएच स्केल में बताई थी, 7 से लेकर 14 तक का जो पीएच मान होता है वो सारीयता को दर्शाता है। दूसरी विशेषता, अम्ल स्वाद में खट्टे हैं तो सार स्वाद में कड़वे होते हैं, तीखे होते हैं साथियों, कड़वे व तीखे होते हैं। सार जो होते हैं स्वाद में कड़वे व तीखे होते हैं साथियों, बिट्टर होते हैं, ध्यान रखना। नंबर 2 वो दोस्तों ध्यान रखना, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, जबकि सार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। उल्टा है दोस्तों, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है दोस्तों। कौन? ये सार। उल्टा है। तीसरा, अम्ल जो है दोस्तों मिथाइल ऑरेंज पत्र को लाल करता है, जबकि सार जो है मिथाइल ऑरेंज पत्र को पीला कर देता है साथियों, पीला कर देता है। रिपीट कर रहा हूं, मिथाइल ऑरेंज पत्र को पीला कर देता है ये सार। ओके। चौथी विशेषता, सार भी एक यौगिक पदार्थ ही है साथियों। चौथी बात, सार जो होते हैं दोस्तों छूने पर चिकने लगते हैं साबुन की तरह। आपको बता देते हैं, साबुन जो होता है एक सार ही होता है दोस्तों। अगर कहीं पर भी मधुमक्खी को काट लिया जाए तो वहां पर सार लगा देने पर साथियों डंक का जहर कम हो जाता है। इसीलिए मधुमक्खी के काट लेने पर आप जो पुराना स्क्रैप लोहा है उसको रगड़ सकते हैं या साबुन को लगा सकते हैं, घर में सोडा हो उसको भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये सार जो है साबुन की तरह चिकना होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। 5वीं में बात करूं दोस्तों तो सार जो है अम्ल के साथ में घुल करके लवण या जल बनाते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। तो यह होते हैं साथियों अम्लीयता व सारीयता। और दूसरी बात दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता यह भी आप ध्यान रखना, अगर प्रबल अम्ल या सार हो, प्रबल अम्ल या सार यानी मजबूत अम्ल व सार हो, तो दोनों ही विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब जिसमें करंट आ रहा हो, जिसमें ऊष्मा का चालन हो, और जिसमें दोस्तों ऊष्मा का चालन नहीं हो वो कुचालक। सु और कु जो है हिंदी के उपसर्ग है दोस्तों। सु का मतलब अच्छा, कु का मतलब बुरा। बस इतना ध्यान रखना। तो देखिएगा, यह प्रबल अम्ल व सार जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। यह हुआ दोस्तों सार व अम्लीयता के बारे में। दोस्तों अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, आने वाली किसी भी परीक्षाओं में आपको डरने की जरूरत नहीं होगी। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों। हमने उस दिन बताया था कि तत्व जो होते हैं उसको 2 भागों में बांटते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, धातु और अधातु। क्या होती है साथियों? धातु व अधातु। यहां से एग्जामिनर फेवरेट सवाल बना लेता है। आइएगा बात करते हैं दोस्तों धातु के बारे में। तत्व को 2 भागों में बांटते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। यह अकार्बनिक तत्वों के भाग है।
धातु जो होती है दोस्तों तत्व, तत्व में दोस्तों धातु जो होती है तत्व का वह भाग जो दोस्तों अगर हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए, एक अलग बात है गैस है, तत्व का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है और धनायनों को देता है या धनायन प्रदान करता है, वो दोस्तों क्या कहलाती है, धातु कहलाती है। रिपीट कर रहा हूं, तत्वों का वह भाग दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं वो धातु कहलाती है। ध्यान रखिएगा धातु और अधातु में क्या फर्क है साथियों। सबसे पहले हम बात करेंगे धातु की, पहली विशेषता जस्ट इसकी उल्टी जो हो जाएगी अधातु। ज्यादा रटने में दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं साथियों, जस्ट उल्टी है वो अधातु की है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। चलिए धातु जो होती है दोस्तों आघात वर्धनीयता होती है, आघात वर्धनीय होती है, वर्धनीय होती है। क्या मतलब हुआ दोस्तों इसका, देखिए आघात वर्धनीय, आघात का मतलब है चोट। जब तक पत्थर पर हथौड़े की चोट नहीं पड़ती मूर्त नहीं बनती साथियों, इसी प्रकार धातु जो है उस पर चोट नहीं लगाई जाएगी, उससे कुछ बनाया नहीं जा सकता। समझिएगा आघात वर्धनीय क्या होती है। धातुएं जो होती है दोस्तों उसको पीट पीट करके चद्दर में बदला जा सकता है, पतली चद्दर बनाई जा सकती है, यह टूटती नहीं है साथियों चोट करने के बावजूद भी। लेकिन अधातु जो होती है वो भंगुर होती है साथियों, यह चोट को सहन नहीं कर सकती, जैसे ही इनको चोट लगाई जाएगी वो टूट जाएगी। तो इसकी उल्टी विशेषता भंगुर होती है। यह आघात वर्धनीय यानी उसको पीट करके पतले चद्दर में बदला जा सकता है, जैसे चांदी, सोना, एल्यूमिनियम, लोहा। यह ऐसी धातु है जिनको गर्म करके कितना ही पीट लो लंबी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अधातु को नहीं बढ़ाया जा सकता। नंबर 2 चलिए तन्यता। धातु में दोस्तों तन्यता का गुण होता है। क्या होती है तन्यता, धातुएं ऐसी होती है दोस्तों जिनको पीट पीट के पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। दोस्तों सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु और तन्य धातु सोना होता है। 1 ग्राम सोने का दोस्तों लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर तक तार अपन बना सकते हैं, और इससे ज्यादा भी अपन बनाया जा सकता है, क्योंकि धातुएं जो होती है तन्य होती है, इसे दोस्तों तार के रूप में खींचा जा सकता है। लेकिन अधातुएं जो होती है भंगुर होती है, इसको चोट करते ही दोस्तों यह टूट जाती है। चलिए तीसरी बात दोस्तों, धातुएं जो होती है वो विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं जो होती है साथियों विद्युत की सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक होती है। ध्यान रखना दोस्तों, धातुएं जो होती है विद्युत की सुचालक होती है, उष्मा की सुचालक होती है। एकमात्र अपवाद है साथियों, वही सवाल बन रहा है एग्जामिनर का, सीसा। ध्यान रखना दोस्तों, सीसा जिसे पीबी के नाम से जानते हैं, लेड सीसा दोस्तों जिसे पीबी कहते हैं, ध्यान रखना पीबी लेड, पीबी के नाम से जानते हैं सीसा। यह दोस्तों एकमात्र ऐसी धातु है जो विद्युत की कुचालक है। ध्यान रखना दोस्तों, सीसा जिसे लेड कहते हैं, पीबी इसका साइंटिफिक सिंबल है साथियों। एकमात्र ऐसी धातु है जो विद्युत की कुचालक है, बाकी सभी विद्युत की सुचालक होती है धातुएं। जबकि दोस्तों अधातु जो होती है वो विद्युत की कुचालक होती है, विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन दोस्तों एकमात्र अपवाद जो है वो है दोस्तों ग्रेफाइट। क्या नाम है, ग्रेफाइट दोस्तों, ग्रेफाइट जो होती है वो दोस्तों कार्बन का एक अपर रूप है, लुब्रिकेंट शुष्क संग्रह के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। न्यूक्लियर जो दोस्तों रिफ्लेक्टर जो नाभिक के संयंत्रों में मंदक के रूप में इसका प्रयोग भी करते हैं। यह दोस्तों ध्यान रखिएगा एकमात्र अपवाद है अधातु का जो विद्युत का सुचालक है, जबकि सीसा विद्युत का कुचालक है। नंबर 4 साथियों, सभी धातुएं जो होती है मुख्य रूप से ठोस होती है, सॉलिड होती है दोस्तों, सॉलिड होती है, ध्यान रखना ठोस होती है। एकमात्र अपवाद वाला सवाल डरना नहीं दोस्तों, याद रखना सभी धातुएं मुख्य रूप से ठोस होती है। एकमात्र धातु है जिसका नाम है दोस्तों पारा, और पारे का अंग्रेजी सिंबल है Hg, इसी को दोस्तों मरकरी कहते हैं, मर्क्यूरी कहते हैं। और पारे का जो अयस्क होता है सामान्य रूप में दोस्तों क्या है,
जब जो धातुएं हम डायरेक्टली जो प्राप्त करते हैं वो खनिज संसाधनों के रूप में प्राप्त करते हैं, उनके साथ में जो कच्चे संसाधन जो मिले हुए होते हैं उसे अयस्क के नाम से जाना जाता है, उनको अपन निष्कर्षण करके शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। तो ध्यान रखना, पारे का जो अयस्क होता है उसे क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं, पारे को ही क्विक सिल्वर कहते हैं दोस्तों, इसको भी आप डरना नहीं, याद रखिएगा। चलिए हम बात करें तो सभी धातुएं ठोस होती है, लेकिन एकमात्र अपवाद है पारा, जिसे दोस्तों अपन यह जो है द्रव अवस्था में मिलती है, जबकि सभी अधातुएं ठोस और गैस होती है, सभी अधातुएं ठोस व गैस होती है साथियों। लेकिन एकमात्र अधातु जिसको दोस्तों लिक्विड द्रव अवस्था में मिलती है वो है ब्रोमीन। क्या है साथियों? ब्रोमीन है। Br इसका सिंबल होता है, Br इसका सिंबल होता है। डरने का नहीं साथियों, इसको मिटा रहे हैं, आगे बात करेंगे। सभी धातुएं जो होती है दोस्तों मुख्य रूप से कठोर होती है, सभी धातुएं मुख्य रूप से कठोर होती है साथियों। धातुएं जो होती है सामान्यतः कठोर होती है, धातुओं की बात कर रहा हूं, ऊपर धातु है दोस्तों, इधर अधातु है, ध्यान रखना। पेन भी धोखा दे रहा है साथ ही साथ में, सभी धातुएं जो है कठोर होती है, जबकि अधातुएं मृदु सॉफ्ट होती है दोस्तों, लचीली होती है ज्यादातर। चलिए छठवीं विशेषता, धातुएं जो होती है दोस्तों चमकदार होती है, धातुएं जो होती है चमकदार होती है, चमकदार होती है, जबकि दोस्तों अधातुएं जो है इतनी चमक प्रदान नहीं करती, मलिन होती है, इतनी चमक प्रदान नहीं करती धातु की इतनी। अगली विशेषता दोस्तों, धातुएं जो होती है, समझिएगा, धातुएं जो होती है इनका गलनांक बिंदु, गलनांक बिंदु का मतलब है दोस्तों पिघलाने का, वो तापमान जिस पर धातु को अपन पिघला सकते हैं। तो गलनांक बिंदु, द्रवणांक, क्वथनांक कह सकते हैं, द्रवणांक कह सकते हैं, एक ही बात है दोस्तों, क्वथनांक बिंदु कह सकते हो आप, क्वथनांक बिंदु जिसको अपन दोस्तों लिक्विड में बदल सकते हैं, लिक्विड में बदल सकते हैं। गलनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु व घनत्व जो होता है साथियों वो उच्च होता है। धातुएं कठोर होगी तो भारी होगी, इसका मतलब इसका घनत्व भी क्या होता है? भारी होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गलनांक, क्वथनांक व घनत्व उच्च होता है, जबकि इनका कम होता है, इनका कम होता है साथियों। यह तो हुई धातुओं की और अधातुओं की विशेषताएं। अब हमारा एग्जामिनर हमसे थोड़ी मजाक करवाता है साथियों, कहां कहां करवाता है आइएगा, उस पर भी अपन चोट कर देते हैं। देखते हैं सबसे पहले धातुओं से संबंधित कौन कौन से सवाल जो है एग्जामिनर बनाता है। चलिए दोस्तों आप नोट करते रहिएगा, लिखेंगे नहीं। सबसे पहले सबसे हल्की धातु कौन सी होती है पूछ लिया जाए तो लिथियम, लिथियम दोस्तों ध्यान रखना, सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, Li यह साइंटिफिक सिंबल है साथियों, सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। चलिए हल्की धातु लिथियम है तो भारी धातु कौन सी होगी? तो सवाल नंबर 2 ऑस्मियम, ऑस्मियम ध्यान रखिएगा साथियों, ऑस्मियम यह सबसे भारी धातु होती है भाइयों। सबसे हल्की धातु लिथियम, भारी धातु ऑस्मियम। सवाल नंबर 3 सबसे दोस्तों कठोर धातु कौन सी होती है? कठोर धातु की बात कर रहे हैं तो प्लेटिनम होती है साथियों, प्लेटिनम होती है। प्लेटिनम का सिंबल Pt होता है साथियों, Pt होता है, ध्यान रखना। सबसे हल्की धातु लिथियम, भारी धातु ऑस्मियम, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। अंग्रेजी का सिंबल जरूर याद रखें साथियों, हमारा ही एग्जामिनर हमसे ही गलती करवा देता है, याद होने के बावजूद भी सवाल गलत होता है Pt। सवाल नंबर 4 सबसे कठोर प्लेटिनम है तो सबसे लचीली धातु कौन सी होती है दोस्तों? 3 धातुएं होती है। नंबर 1 लिथियम, लिथियम, सोडियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों दोस्तों धातुएं जो है सबसे मृदु सॉफ्ट होती है, लचीली होती है साथियों। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ध्यान रखना साथियों, तीनों ही धातुएं सबसे लचीली होती है। लिथियम का सिंबल Li, सोडियम का Na, पोटेशियम का दोस्तों K होता है, याद रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। 5वां, ऐसी धातुएं जिनको चाकू से काटा जा सकता है, इतनी मुलायम होती है, तीनों का नाम याद रखना। वो धातु जो सबसे मुलायम है वो ही चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं हैं साथियों, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। नंबर 1 छठवां पॉइंट, छठवां पॉइंट की बात करूं दोस्तों, ऐसी धातुएं जिनको
इतनी दोस्तों सॉफ्ट है कि उनको केरोसिन में डुबा कर रखना पड़ता है। लिथियम को हटा दीजिएगा, दोनों धातुएं दोस्तों केरोसिन में डुबा कर रखनी पड़ती है। इतनी हल्की सॉफ्ट धातु होती है दोस्तों, चाकू से तीनों ही कटती है, लेकिन केरोसिन में दोनों को रखना पड़ता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मिलने वाली जो धातु होती है वो एल्यूमिनियम होती है। एल्यूमिनियम होती है, याद रखना। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली धातु 7% होती है एल्यूमिनियम दोस्तों। एल्यूमिनियम के बाद में लोहा आएगा, लोहे के बाद में कैल्शियम आएगा। अगली बात दोस्तों ध्यान रखना, सबसे ज्यादा विद्युत की सुचालक धातु, विद्युत का करंट सबसे ज्यादा किसमें प्रवाहित होता है? चांदी में। सुनकर बड़ा अजीब लगेगा मेरे भाइयों, एजी कहते हैं चांदी को सिंबल। चांदी में सबसे ज्यादा विद्युत की सुचालक धातु है। फिर हमारे तार एल्यूमिनियम के क्यों? देखिएगा, चांदी की सबसे ज्यादा सुचालक है। चांदी के बाद में कॉपर होता है दोस्तों, तांबा, तांबा होता है साथियों, Cu कहते हैं Cu। उसके बाद में आता है एल्यूमिनियम जिसे अपन कहते हैं Al। लेकिन मार्केट में दोस्तों कॉपर के तार तो मिलते हैं, लेकिन महंगे मिलते हैं, कम है। एल्यूमिनियम के तार आपको हर जगह लगाए हुए बिजली में मिल जाएंगे, लेकिन चांदी का कहीं पर नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि चांदी की दोस्तों पाइल बनाने में भी बहुत महंगी मिलती है, तो बिजली के तार कौन छोड़ेगा? पाइल बना लेंगे घर ले जाकर के। सोनार इतने कम थोड़ी है साथियों आजकल मार्केट में, इसलिए ध्यान रखना एल्यूमिनियम के तार लगाए जाते हैं, क्योंकि ये सस्ता मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। चलिए आगे बात करें दोस्तों, तो एकमात्र ऐसी धातु जो विद्युत की कुचालक है। सभी धातुएं सुचालक होती है, एकमात्र कुचालक है, अभी बताई थी दोस्तों, शीशा, जिसे पीबी लेड कहते हैं। नंबर अगला, एकमात्र धातु जो दोस्तों द्रव अवस्था में होती है, बता दिया पारा। अगली, एकमात्र अधातु जो दोस्तों सबसे चमकीली है, अधातु की बात करूं, अधातु, अधातु दोस्तों जो सबसे चमकीली होती है वो है दोस्तों आयोडीन। आयोडीन याद रखना साथियों, समुद्र में मिलने वाला सर्वाधिक तत्व आयोडीन ही होता है। आयोडीन की कमी से गलगंड रोग हो जाता है थायराइड ग्रंथि में प्रभाव होने के कारण। अगली बात करें दोस्तों, ऐसे अधातु जिनको पानी में डुबा कर रखना पड़ता है, फास्फोरस के नाम से जानते हैं। फास्फोरस के नाम से जानते हैं साथियों, फास्फोरस के नाम से। अंग्रेजी सिंबल होता है पी, ध्यान रखना, फास्फोरस होता है। फास्फोरस दो प्रकार का है भाइयों, एक होता है लाल फास्फोरस, एक होता है सफेद फास्फोरस। एक होता है लाल फास्फोरस, एक सफेद फास्फोरस। दोस्तों दिया सलाई, नाम नहीं सुना होगा दिया सलाई का, लेकिन रोज काम में लेते हो दीपक जलाने के लिए। दिया सलाई का मतलब दीपक को जलाने वाली माचिस। इसके दोनों किनारों पर अग्नि को जलाने के लिए जो लगाया जाता है वो लाल फास्फोरस होता है साथियों। सफेद फास्फोरस जो होता है वो चूहे मारने की दवाई के रूप में प्रयोग करते हैं, जिंक फास्फाइड के रूप में इसको मिलाते हैं साथियों। चलिए, फास्फोरस दोस्तों जो है अपने आप ही जलने लगता है, अपने आप ही जलने लगता है, इसलिए इसको पानी में डुबा कर रखना पड़ता है। दोस्तों कोई भी धातु जिसमें पारा अगर डाल दिया जाए, पारा अगर डाल दिया जाए तो वो अम्लगम बना देती है, अम्लगम बना देती है। लेकिन एकमात्र धातु है लोहा, जिसके साथ में पारा अम्लगम नहीं बना सकता, इसीलिए पारे को हमेशा लोहे के बर्तन में डालकर रखना पड़ता है। तो लोहे के साथ में पारा अम्लगम नहीं बनाता साथियों। चलिए आगे बात करें अपन धातु धातु के बारे में। दोस्तों पृथ्वी पर स्थल मंडल में सर्वाधिक मिलने वाला तत्व ऑक्सीजन तत्व होता है, ऑक्सीजन। वायुमंडल में मिलने वाला नाइट्रोजन, और ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में मिलने वाला हाइड्रोजन होता है साथियों, हाइड्रोजन होता है। दोस्तों इससे ज्यादा अगर कुछ होगा हम आपको डेली प्रोवाइड करवाते रहेंगे, आप निश्चित रहिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आने वाली हर परीक्षा में आपके लिए साइंस और जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस को इतना लाभदायक बना देंगे कि आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर दोस्तों क्लासें पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।